प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को शुरू करेंगे और उसको शुरू करने से पहले आइए कुछ हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को सीख लेते हैं। यानी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है उसके बारे में सीख लिया जाए। तो जो सबसे पहला फंडामेंटल थ्योरम है वह यह कहता है, यानी सबसे पहला जो प्रमेय है वह हमसे यह कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, हम चाहें तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। गुणनफल के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब समझिए, मान लीजिए कि आपको कोई भी एक भाज्य संख्या दे दी जाए। मान लीजिए कि एक भाज्य संख्या हमको दे दिया गया 40। ठीक, अब कह रहा है कि हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यानी 40 को हम चाहें तो जब इसका हमने फैक्टर निकालेंगे तो यह क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, यानी 40 जो हमारा था, यह जो हमारा 40 था, यह एक क्या था, कंपोजिट नंबर था, यह एक भाज्य संख्या था। लेकिन हमने इसको क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त कर दिया। ठीक है, यह हमारा क्या निकला, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड निकला ना ये। यानी यही हमारा पहला प्रमेय कहता है कि यदि आपके पास कोई भी भाज्य संख्या हो तो आप उसका क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 70। 70 भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। अच्छा, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, यह आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया जा चुका है। आप उस वीडियो को चाहें तो आई बटन से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो जब हम 70 का भी फैक्टर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, यानी देखिए, 2 भी हमारा यहाँ क्या है, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। यानी हमने क्या किया, जो हमारा भाज्य संख्या था इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो हमारा पहला प्रमेय यही हमको सिखाता है कि हम चाहें तो किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा पहला प्रमेय होता है। अच्छा ठीक है, दूसरा प्रमेय देख लिया जाए। दूसरा थ्योरम हमको यह बताता है, दूसरा थ्योरम हमको यह बताता है कि मान लीजिए कि x कोई भाज्य संख्या है। जब हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो हमारा मान लीजिए कि कोई P1 आया, P2 आया, ऐसे करके आता है P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn तक हमारा इसका गुणनखंड अभाज्य के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे जो हमारा P1, P2, P3 है वह हमेशा क्या होता है, P1 जो होता है या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किससे, P2 से। और जो P2 होगा यह भी या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा P3 से। और जो P3 होगा यह भी इसी क्रम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और Pn तक चलेगा। मतलब समझिए, हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था 40, लिया था ना। जब हमने 40 का फैक्टर किया था तो हमको उसमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 मिला। मिला, जब हमको यह मिला तो आप देख लीजिए क्या यह रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। यानी जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है हमारा, यह या तो छोटा है या फिर बराबर है किसके, दूसरे अभाज्य संख्या के। और जो तीसरा है वह भी इसी को फॉलो कर रहा है। देख लीजिए, पहला 2 दूसरे 2 के या तो बराबर है या तो छोटा है। ठीक, तीसरे 2 से दूसरा या तो छोटा है तो बराबर है, और अंत में 5 से 2 या तो छोटा है या तो बराबर है। यानी कि हमारा दूसरा प्रमेय यह कहता है कि मान लीजिए कोई x भाज्य संख्या है और उसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा जो गुणनखंड निकलता है वह एक, चाहे तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाकर
लिखते हैं। यह हमारा दूसरा प्रमेय हमको सिखाता है। या फिर यूं कहें तो तीसरा प्रमेय हमको यह बताता है कि जब हम ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसे नहीं लिख रहे हैं, तो हम चाहें तो 40 का जो फैक्टर आया था उसे हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, यदि हमने इसे अरेंज करके नहीं लिखा है तो। ठीक। और इसको यदि और हम सॉर्ट करना चाहें तो इसे हम 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। यही हमारा दूसरा और तीसरा प्रमेय हमको सिखाता है। ठीक है। अच्छा, चौथा प्रमेय हमको क्या बताता है? चौथा प्रमेय हमको यह बताता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है, जैसे हमने दिया है 4, 4 का पावर n दिया हो और यह कह रहा हो कि पता कीजिए कि क्या 4 का पावर n का इकाई का अंक शून्य होगा। शून्य होगा, या फिर यूं कहें तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है, ऐसा आपसे प्रश्न, ठीक है, पूछा जा सकता है कि 0 पर समाप्त होगी। अच्छा, इसका एक चेक करने का तरीका पूछा जाता है, या फिर आपसे प्रश्न में सीधे पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कोई n प्राकृतिक संख्या हो जो 4 का पावर n है, इसका इकाई का अंक क्या शून्य पे समाप्त होगा या नहीं। 4 की जगह कुछ भी दे सकता है, हमने 4 बताया। मान लीजिए 6 का पावर n कह दे और कह दे कि क्या इसका इकाई का अंक शून्य पे समाप्त होगा, क्या मतलब इसका जो भी 6 का पावर n होगा वह शून्य पर समाप्त होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हमको प्रमेय यह सिखाता है कि यदि कोई भी संख्या का पावर n शून्य पे तब समाप्त होगा जब वह 10 से विभाज्य होगा, यानी जब वह 2 into 5 से डिविजिबल होगा। मतलब समझिए, मान लीजिए कि हमने कहा कोई संख्या है जैसे 10 का पावर n है। 10 का पावर n हम जानते हैं कि यह शून्य पे जरूर समाप्त होगा। जैसे 10 का पावर n, मान लीजिए कि n की जगह पे हमने एक बार 1 मान के देख लिया। जब हमने 10 का पावर 1 माना तो यह हमारा बना 10, और यह अंक यदि शून्य पे समाप्त हो रहा है तो इसका फैक्टर जरूर 2 into 5 होगा, यानी कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएंगे। यदि 2 और 5 आएगा तो 100% है कि उसका पावर n, संख्या का पावर n इकाई अंक पे शून्य पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बार और एग्जांपल से देखिए, हमने 10 का पावर 2 मान लिया, यह बन गया हमारा 100। जब हमने 100 का फैक्टर किया तो यह क्या बन गया, 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 5 20, 5 100। देख लीजिए, इसमें 2 और 5 जरूर आया है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी संख्या का पावर n यदि शून्य पे समाप्त होगा तो वह संख्या 2 और 5 से जरूर विभाज्य होगी। ठीक, वह संख्या 2 और 5 से जरूर विभाज्य होगी, यानी सीधे तौर पे यदि हम उस संख्या, जैसे 10 का पावर 2 लिखा है, यदि हमने 10 का फैक्टर किया, उसमें यदि 2 और 5 आ गया तो 100% इसका पावर n चाहे कुछ भी होगा शून्य पे समाप्त होगा। और यहां यदि 4 का पावर n दिया है, 4 का यदि हमने फैक्टर निकाला तो ये बना 2 into 2, 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है, और जब 5 नहीं है तो 4 का पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। वैसे ही हमने 6 लिया है, 6 का यदि हमने फैक्टर किया तो 2 into 3 मिला, 2 तो हमको प्राप्त हुआ लेकिन 5 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 6 का पावर n भी कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यानी हमको तीसरा प्रमेय यह सिखाता है कि किसी संख्या का घात n
शून्य पर तब समाप्त होगा जब वह संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगा। यानी 2 और 5 से विभाज्य होगा तो वह संख्या का पावर n 100% शून्य पे समाप्त होगा, और यदि वह 2 और 5 से विभाज्य नहीं होगा तो वो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यही हमारा चौथा प्रमेय हमको सिखाता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रमेय सीख लें। पांचवा प्रमेय हमसे यह कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यदि कोई दो संख्याएं दी गई हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड होता है का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। यह हमको पांचवा प्रमेय सिखाता है। यानी यदि कोई संख्या 1 दिया गया हो और कोई संख्या 2 दिया गया हो, इन दोनों का जो गुणनखंड होते हैं, गुणनफल जो होगा यानी गुणा करने पे जो मान आएगा वह हमेशा इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा करने के यानी गुणनफल के बराबर होगा। यह हमको प्रमेय 5 सिखाता है। यही पूरे 5 प्रमेय हैं जो हमको प्रश्नावली 1.2 में ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है। तो जो भी ये प्रमेय है एक बार आप इस प्रमेय को देख लीजिए, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि उसके प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।